नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज़ के बेहद ही खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदी है हम। आज इस खास इंटरव्यू में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य, भाषा और डिजिटल युग में इसके बदलते स्वरूप पर। हमारे साथ मौजूद है एक प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, आलोचक और शिक्षाविद, डॉक्टर पुरुषोत्तम राव साहेब कुंदे। इन्होंने हिंदी और मराठी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन किया है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही डिजिटल मीडिया और जनसंचार के क्षेत्र में भी इनका योगदान सराहनीय रहा है। तो आइए जानते हैं इनके अनुभव, विचार और हिंदी साहित्य के भविष्य को लेकर इनकी राय। पुरुषोत्तम जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आपके प्रति मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया है, और विशेष रूप से विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार जी के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जी, चलिए बहुत सर, बहुत धन्यवाद। सीधा सवालों से शुरू करते हैं। आपकी जी। साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्या बचपन से ही किताबों और लेखन में रुचि थी या कोई खास घटना ने आपको हिंदी साहित्य की ओर आकर्षित किया? अ, अगर हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के प्रति जो मेरी अभिरुचि है उसकी अगर मैं बात करूं, मूलतः मेरी मातृभाषा मराठी है। चूंकि मैं महाराष्ट्र में ही जन्मा हूं और मेरी कर्मभूमि भी महाराष्ट्र है, किंतु रोजी रोटी की दृष्टि से वर्तमान में मैं हिंदी के अध्ययन अध्यापन का काम भी कर रहा हूं, और इसके साथ साथ लेखन और समीक्षा आदि विधाओं में भी जितना अपनी ओर से हो सके उतना काम भी कर रहा हूं। बात रुचि की है तो बचपन से ही विशेष रूप से जब हम लोग छठी सातवीं कक्षा में पढ़ते थे तब प्रेमचंद की कहानियां खूब पढ़ते थे। और प्रेमचंद जी एक ऐसे लेखक हैं, आमतौर पर सबके ये प्रिय लेखक होते हैं हिंदी में। चूंकि हम लोग उस अवस्था में सबसे गहरी रुचि जो है हमारी, उनकी कहानियों ने एक तरह से आकृष्ट किया, और पढ़ने का एक तरह से मन बना। और तब से फिर प्रेमचंद की कहानियां खूब पढ़ने लगे। पाठ्यक्रम से संबंधित ही ये कहानियां होती थी, लेकिन उसमें एक गहरा अपनत्व था, जो भाव था। कहीं ना कहीं आगे कुछ इस विषय को लेकर तो नहीं कह सकते, लेकिन इस भाषा के प्रति जो आकर्षण था कि इसमें कुछ अलग बात है, कि इसे पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो अभिरुचि है, तो ये जब माध्यमिक शिक्षा हम लोग जब ग्रहण कर रहे थे तभी से मेरा आकर्षण शुरू हुआ। और दूसरा एक कारण ये भी रहा कि हिंदी सिनेमा, बचपन में मुझे फिल्में देखने की बहुत आदत थी। और विशेष रूप से हिंदी सिनेमा के कारण भी और गीतों के कारण भी हिंदी भाषा के प्रति, और कहिए कि साहित्य के प्रति मेरा जो रुझान है वो अधिक बढ़ता गया। और एक तरह से फिर आगे चलकर 12वीं के बाद किस विषय में अपना आगे काम करना है और पढ़ाई करनी है, जब हमने ये तय किया तो एक ऐसे अध्यापक हमारे जीवन में आए कि जो स्वयं हिंदी के प्रति बहुत अधिक निष्ठा रखते थे, कर्मठ व्यक्तित्व, प्रोफेसर डॉक्टर सदानंद भोसले जी, जो हमारे स्नातक स्तर पर हमें पढ़ाते थे। तो उनको देख के हमें ऐसा लगा कि इस विषय में कुछ करना चाहिए। जी, तो ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि एक अध्यापक जो होता है वो जी, काफी मायने रखता है छात्रों के जीवन में। जी, जी, और यही कारण है कि आगे चलकर मैंने फिर पुणे विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई की, जी, एमफिल पीएचडी भी वहीं से किया। जी, और फिर अध्ययन अध्यापन का काम जो है वर्तमान में महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में शेवगांव जी, तहसील है, जी, वहाँ मैं एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विषय का अध्ययन अध्यापन कर रहा हूँ। और बच्चों को भी इस माध्यम से इसी तरह से जोड़ने का काम कर रहा हूँ। जी, दूसरी बात जी, यह है कि जैसे रेडियो सुनने का खूब मैं आदी था बचपन में। हालांकि आजकल तो डिजिटल युग है, लेकिन बचपन में बिना का गीतमाला कार्यक्रम हो, विविध भारती हो, तो उसके माध्यम से हिंदी भाषा के प्रति एक विशेष लगाव रहा। ये भी एक कारण है कि जिसके कारण मैं जुड़ पाया।
जी, दूरदर्शन में काफी अच्छी धारावाहिक चलती थी उस वक्त। तो जी, यह भी एक माध्यम रहा है कि हिंदी के प्रति जो लगाव, हम लोग अक्सर उदाहरण देते हैं कि जी, देवकीनंदन खत्री जी का जो चंद्रकांता उपन्यास है, चंद्रकांता जी, संतति, और ये कि जी, लोगों ने हिंदी सीखी। जी, लेकिन एक और हिंदी सीखने वाली भी पीढ़ी है, लेकिन दूसरी ओर ये है कि हिंदी भाषा के प्रति जो रुझान है और विशेष रूप से जो आत्मीयता है, वो बढ़ने के लिए मैं समझता हूँ कि रेडियो हो या फिर दूरदर्शन हो, इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी, जी। जी, जी। अ, हिंदी सिनेमा को लेकर आपने बात कही। आगे हमारे पास कई सारे ढेर सारे सवाल हैं आपसे हिंदी सिनेमा से जुड़े पूछने के लिए, लेकिन फिलहाल हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदी और मराठी साहित्य के बीच आपने तुलनात्मक अध्ययन किया है। इन दोनों भाषाओं की साहित्यिक प्रवृत्तियों में और कौन से प्रमुख अंतर और समानताएं नजर आती हैं? क्या आपको लगता है कि एक भाषा दूसरी से प्रेरित होती है? बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अगर हम, जैसे मैंने हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह और मराठी के कवि ग्रेस, दोनों का तुलनात्मक सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन, इस विषय पर अपना शोध कार्य किया था, पूरा किया है। तो मैंने ये अक्सर देखा कि जैसे तुलनात्मक अध्ययन करते समय दो लेखक, दो कवि, जब हम दोनों की तुलना करते हैं, अगर वे भिन्न भाषी हैं, तो एक चीज तो हमेशा देखी जा सकती है। जैसे प्रत्येक रचनाकार का जो परिवेश होता है वो भिन्न होता है। जैसे मराठी भाषी कोई कवि है, कोई लेखक है, तो तुलना में हिंदी भाषी लेखक और लेखक कवि का परिवेश जो होता है वो भिन्न होता है, वो एक नहीं हो सकता है। परिवेश की जो भिन्नता है, मुझे लगता है कि वही हमें साहित्य में फिर से लक्षित होती है। उसी तरह से परिस्थिति अलग होती है, जीवनानुभव अलग होते हैं। प्रत्येक रचनाकार जो सृजन करता है, तो सृजन करते समय उसका जो जीवनानुभव होते हैं वे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और वही अक्स के रूप में कहीं ना कहीं साहित्य में आगे चलकर झलकते हैं। मराठी की अगर हम बात करें, तो जैसे आपने पूछा कि प्रभाव एक दूसरी भाषा पर होता है, तो निश्चित रूप से होता है। जैसे हम देखेंगे कि स्वाधीनता संग्राम का जो आंदोलन चला, यह आंदोलन पूरे भारत भर में कैसे फैला, तो इसका मूल कारण है, एक तो जैसे ये बंगाल में बांग्ला काम कर रही थी, तो उसी तरह से महाराष्ट्र में मराठी काम कर रही थी। जो एक तरह से साहित्यिक आंदोलन आगे आए, हम हिंदी में बात करें तो जैसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की बात हम करते हैं, भारतेंदु युग के बाद, द्विवेदी युग के बाद जैसे जो काव्यधारा आती है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, उसी तरह से वहाँ मराठी में भी लेखन हो रहा था। हम बात हिंदी में छायावाद की करते हैं, उसी तरह से यहाँ मराठी में भी एक काव्यधारा आ रही थी, मराठी कवि इस पर लिख रहे थे। तो इसका मूल कारण क्या है? तो एक भाषा निश्चित रूप से दूसरी भाषा से प्रभावित होती ही है, और समान रूप से एक जो आंदोलन है, साहित्यिक आंदोलन है, वो सभी भाषाओं में चलता है। जी, जैसे अब उदाहरण के तौर पर देखा जाए, तो 1960 के बाद हम देखते हैं कि मराठी में दलित साहित्य का आरंभ हुआ। वही बात, दलित साहित्य की बात हिंदी में आगे चलकर हिंदी के अनेक दलित लेखकों ने इस पर विचार किया, और ये जो धारा है, ये धारा आगे चलकर विकसित होने लगी। चाहे बात आदिवासी साहित्य की करते हैं, तो वहां भी ये भी बात देखी जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय भाषाओं में ये जो एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाली बात है, वो आरंभ से रही है। बस इसे हिस्सों में जो बांटा है, वो तथाकथित विद्वानों ने बांटा है, जी, तथाकथित समीक्षकों ने बांटा है। हालांकि ये होना ये चाहिए कि इसमें एकरूपता होनी चाहिए, समन्वय वाली बात होनी चाहिए। जी, जी। जी। इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काफी संक्षिप्त में हम समझना चाहेंगे कि आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया है। जब आप विदेशों में हिंदी भाषा को प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ इसे किस नजरिए से देखा जाता है? क्या हिंदी को लेकर कोई दिलचस्प अनुभव आप साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अ, विदेशों में अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सन 2016 में इनाल्को विश्वविद्यालय पेरिस में है, फ्रांस, तो वहाँ जाने का अवसर मुझे मिला। और वहाँ के इस विश्वविद्यालय में मैंने देखा कि जो विदेशी छात्र हैं, जैसे फ्रेंच उनकी भाषा है, अपनी भाषा के प्रति उनके मन में अत्यंत आदर का भाव है। तो ये बात मुझे सीखने वाली लगी कि भाई, ये मतलब जैसे अंग्रेजी के साथ तो सभी
मानते हैं कि अंग्रेजी अंग्रेजी करते हैं हम लोग, विशेष रूप से भारत में तो काफी अंग्रेजी का बोलबाला करते हैं। लेकिन वहां मैंने ये अक्सर देखा कि फ्रेंच के प्रति अत्यंत आत्मीयता का भाव उनके मन में था। और दूसरी चीज ये मैंने ये देखी, वहाँ हिंदी विभाग भी है, और हिंदी विभाग के जो छात्र हैं, मतलब वे छात्र भारत में आकर हिंदी सीखना चाहते हैं। वहां तो वो सीख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ भारत में आकर, यहाँ के विश्वविद्यालयों में आकर हिंदी भाषा जो है वो सीखना चाहते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा ये भी अनुभव किया कि क्या कारण है कि वे विदेश के जो छात्र हैं वे भारत में आकर हिंदी भाषा सीखना चाह रहे हैं। हम तो यहाँ घर वाले, जैसे घर की मुर्गी मुर्गी दाल बराबर ऐसी स्थिति हम लोगों की है। तो वहाँ इन बच्चों में ऐसा क्या है? तो एक चीज देखी जा सकती है, जैसे अब विदेशों में यह माहौल पूरी तरह से बना है कि हिंदी भाषा एक तरह से बाजार की भाषा है, रोजगार की भाषा बन रही है। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि देश, दूसरे देशों के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वे इस प्रकार से सोच रहे हैं और हिंदी को एक अवसर की भाषा के रूप में देख रहे हैं। हमारे यहाँ भी इस तरह से होना चाहिए माहौल। मैं समझता हूं कि ये विदेशों में देखा गया। 2019 में लिस्बन विश्वविद्यालय पुर्तगाल में मैं गया था, वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में। वहाँ भी मैंने एक चीज देखी। वहाँ प्रोफेसर शिव कुमार सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिंदी और पुर्तगाली में। वे विशेष रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक शब्दकोश भी, इस तरह से तुलनात्मक शब्दकोश जो है पुर्तगाली और हिंदी का, वहाँ बनाया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे अध्यापक जब वहाँ जाकर काम करेंगे, विदेशों में जाकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हिंदी भाषा राजभाषा, राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा की ओर अब अनुगमन करने वाली है। और इसमें निश्चित रूप से विश्व हिंदी परिषद के माध्यम से ये काम बतौर अच्छे तरीके से हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव विपिन कुमार जी ने निश्चित रूप से ये बीड़ा उठाया है, और पूरे देश भर में लगातार अलग अलग देशों में जाकर वहाँ हिंदी के विद्वानों को भी जोड़ रहे हैं। और इस कड़ी में मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में निस्संदेह हिंदी भाषा जो है विश्व भाषा की ओर अनुगमन करेगी। जी, जी, जी। बिल्कुल विश्व हिंदी परिषद के महासचिव विपिन कुमार जी लगातार इस एक पूरे कैंपेन चला रहे हैं कि सारे जो विद्वान हैं, हिंदी के विद्वान, उनको साथ में लाया जाए, एक मंच पर लाया जाए। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है कि डिजिटल युग में हिंदी साहित्य और पत्रकारिता किस दिशा में जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन माध्यमों ने हिंदी को नए आयाम दिए हैं या फिर ये एक चुनौती बन रहा है? निश्चित रूप से कहा, जैसे पत्रकारिता का जहाँ हम बात करें, तो अभी मैंने जैसे पहले कहा कि अ, साहित्य ने जिस तरह से स्वाधीनता के आंदोलन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसी प्रकार से भारतीय भाषाओं में जो पत्रकारिता थी, चाहे बात हम मराठी की करें, चाहे बात हम हिंदी पत्रकारिता की करें, तो उनका भी एक योगदान रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में। तो आगे चलकर स्वाधीनता के बाद फिर रेडियो, दूरदर्शन, ये सारी चीजें आई, और हम देख रहे हैं पिछले विशेष रूप से 10-20 सालों में, और डिजिटल सारी ये चीजें बदली हैं। तो निश्चित रूप से एक चीज है कि कुछ अवसर भी हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। जैसे प्रिंट मीडिया जो है, मुद्रित माध्यम जो है, कहीं ना कहीं अब पीछे जा रहे हैं, और उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो रही है, डिजिटल माध्यमों की बात हो रही है। लेकिन एक चीज उसमें आवश्यक है कि मुझे लगता है कि कुछ ऐसे भी माध्यम मैं देख रहा हूं, विशेष रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में, इतना नकारात्मक परोस रहे हैं। जो होना ये चाहिए कि बहुत सकारात्मक पत्रकारिता की आवश्यकता है, और सकारात्मक भी इस तरह से कि यथार्थ पत्रकारिता की उसकी बुनियाद होती है पत्रकारिता में। तो वो मैं समझता हूं कि अगर होती है, तो चाहे युग कैसा भी आए, डिजिटल हो या फिर प्रिंट मीडिया का युग क्यों ना हो, लेकिन इस बात को लेकर बहुत मायने रखती है सारी चीजें। दूसरी चीज, भाषा को लेकर, भाषा को लेकर भी विशेष सावधानी की बात होनी चाहिए। हम क्या नकारात्मक भाषा को परोस रहे हैं? ये भी कहीं ना कहीं इस युग में ये बातें सोचने लायक हैं, क्योंकि इसका जो असर है, अगर मैं माफी के साथ कहूंगा कि कुछ ऐसे भी चैनल देखे जा सकते हैं पत्रकारिता में कि जिनको हम चला ही नहीं सकते, घर में बच्चों के सामने चला ही नहीं सकते हैं। मतलब जो हम एक तरह से उनके सामने कैसे ये परोसी कि ये भाषा है, क्योंकि उनकी जो अवस्था है, जो आयु है, वो भाषा को ग्रहण करने की अवस्था है। तो उनको ऐसा ही वो मान कर बैठेंगे, क्या ये भाषा ऐसी ही होती है? तो मैं समझता हूं कि एक लंबी परंपरा रही है, कि उस परंपरा से हम सभी लबरेज रहे हैं कि भाई इस प्रकार की भी पत्रकारिता हमारे यहाँ होती थी।
तो कहीं ना कहीं डिजिटल पत्रकारिता का जो ये दौर है, ऐसे दौर में भी मुझे लगता है कि भाषा और जो आशय हम समाज के सम्मुख रखते हैं, जो चीजें हम समाज के सामने रखते हैं, क्या उसमें नकारात्मकता ही ज्यादा जा रही है, ये भी सोचने वाली बात है। जी। जी। इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। साहित्य और सिनेमा का रिश्ता हमेशा से गहरा रहा है। क्या आपको लगता है कि आज का सिनेमा हिंदी साहित्य से उतनी प्रेरणा ले पा रहा है जितनी पहले लेता था, या अब दोनों की राहें अलग हो गई है? अ, अब थोड़ा सा ये आपने वैसे देखा जाए तो काफी सोच समझकर यह सवाल पूछा है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि दो किताबें मैंने सिनेमा पर संपादित की हैं। एक साहित्य और सिनेमा, और दूसरी किताब है साहित्य सिनेमा का सौंदर्य शास्त्र। तो एक चीज मैंने यह उसमें देखी है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि पिछले 70 के दशक में अगर देखें, 80 के दशक में हम देखें, तो निश्चित रूप से सिनेमा और साहित्य दोनों साथ साथ चल रहे थे। मतलब एक तरह से हम समाज में परिवर्तन करने के लिए, या मनुष्य को आईना दिखाने का काम जिस तरह से साहित्य करता था, उसी तरह से सिनेमा भी करता था। ये दोनों कलाएं एक साथ चल रही थी। लेकिन हुआ ये तत्कालीन समय में, 2000 तक आप देखिए, सन 2000 तक देखिए, हम देख सकते हैं कि किसी भी साहित्य की गोष्ठी में, किसी भी साहित्य के मंच पर हमने कभी किसी निदेशक को नहीं बुलाया है, हमने कभी किसी गीतकार को वहां नहीं बुलाया है। हालांकि दोनों साथ साथ ही चल रहे थे, लेकिन अपने अपने तरीके से साथ साथ चल रहे थे। जो उनका उद्देश्य था, वो अपने अपने समाज परिवर्तन या समाज का जागरण करने का, उनका जागरण करना है, ये साथ साथ चल रहे थे। लेकिन जब हम बात साहित्य और सिनेमा के अंतः संबंध की करते हैं, तो हम कभी नहीं देखेंगे कि 2000 के पहले या उससे भी आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि किसी बड़े मंच पर, साहित्यिक मंच पर, कोई फिल्म निदेशक आया हो और वह संबोधित कर रहा है। ये चित्र हम नहीं देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2000 के बाद कहिए या पिछले 20-25 सालों में निश्चित रूप से यह परिवर्तन आया है कि एक तरह से ऐसी अनेक फिल्में हैं कि जो जिस पर काम हुआ, जैसे बासु चटर्जी हो, ऋषिकेश मुखर्जी हो, या फिर वर्तमान में गुलजार जी भी बहुत अच्छा भी काम उन्होंने किया है कि अनेक साहित्य कृतियों को उन्होंने फिल्मांतरित किया है। दूसरा एक पक्ष जो अछूता रहा मेरी दृष्टि से, मुझे ऐसा लगता है कि गुलशन नंदा, उन्होंने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे थे तत्कालीन समय में। गुलशन नंदा की लगभग सभी उपन्यासों पर फिल्में बनी। आप देखेंगे 60-70 के दशक में, आप बखूबी जानते होंगे कि उन पर काफी फिल्में बनी हैं। लेकिन क्या ये दुर्भाग्य नहीं है कि गुलशन नंदा की जो उपन्यास हैं, उस पर जो फिल्में बनी हैं, तो उस काम को लेकर कहीं शोध हुआ है? किसी विश्वविद्यालय से शोध नहीं होना चाहिए? तो ये क्यों नहीं हुआ? तो इसका वही कारण है जो मैं पहले बताया मैंने, कि हमने कभी इस प्रकार की जो शैक्षिक चर्चा है, शैक्षिक चर्चा में सिनेमा को जोड़ा नहीं था। आज हम देख सकते हैं कि अनेक विश्वविद्यालयों में सिनेमा या फिल्मांतरण, फिल्म एडेप्टेशन की जो बात है, वो बतौर पाठ्यक्रम के रूप में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये वर्तमान में हो रहा है। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब आगे चलकर निश्चित रूप से ये दोनों भी कलाएं ऐसी हैं, या विधाएं ऐसी हैं कि जो एक साथ चलेगी, और इनका अंतर संबंध जो है, ये बखूबी देखा जा सकता है। रही बात वर्तमान में देखा जाए, तो ये सचमुच सच्चाई है कि साहित्य और सिनेमा जो है, अब ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक युग में जैसे लेखक बदलता है, लेखकों के अनुभव बदलते हैं, उसी प्रकार से जो रसिक होता है, जो पाठक होता है, उसकी भी अभिरुचि बदलती है। तो क्या सिनेमा दर्शकों की दृष्टि से बनाए जा रहे हैं, या जागरण के लिए बनाए जा रहे हैं? ये भी एक अपने आप में सवाल है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में ऐसे अनेक फिल्में आई हैं कि जिनका ऐसा लगता नहीं है कि वास्तविक जीवन से कोई संबंध है। चाहे हम बात बॉलीवुड की करें, चाहे बात हम टॉलीवुड की करें, हॉलीवुड तो अपनी ही दुनिया में है। कुछ चुनिंदा ऐसे फिल्म निर्देशक देखे जा सकते हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों में एक फिल्म आई थी, जैसे विनोद चोपड़ा जी ने बनाई है। आप भी जानते होंगे कि अनुराग पाठक जी के उपन्यास पर, ट्वेल्थ फेल जो उपन्यास है, उस पर वो फिल्म बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो छात्र हैं, जैसे युवा हैं, इनको ये फिल्म निश्चित रूप से प्रेरणा देती है। जिस तरह से उपन्यास वह प्रेरणा देता है, उसी प्रकार से ये फिल्म भी वाकई बहुत अच्छी
प्रेरणादायी फिल्म बनी है। तो इस तरह जी से होना भी चाहिए। जी जी जी। इसी के साथ हम इंटरव्यू के आखिरी सवाल के और बढ़ते हैं, जो कि इस पूरे इंटरव्यू का सबसे मुख्य सवाल भी है। नए लेखकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? हिंदी साहित्य में कदम रखने वाले युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, ताकि वे इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकें? मैं स्वयं को इस तरह से नहीं मानता हूं। मैं बड़ी विनम्रता से ये साझा करूंगा ये बात कि मैं काफी कुछ अलग हूं, और मैं नवोदित जो उदयनमुख लेखक हैं या कवि हैं उनको कुछ सुझाव इस तरह से। लेकिन मेरी अपनी एक धारणा ये है कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि अ, हिंदी भाषा हो या कोई भी भारतीय भाषा हो, ये अभी आगे बढ़नी चाहिए, उसका पुरस्कार होना चाहिए, ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी चीज है, जब कोई एक कवि या लेखक या समीक्षक चाहे जिस किसी भाषा में लिखता हो, तो वह दूसरे लेखकों, दूसरे समीक्षकों और दूसरे कवियों के साहित्य को भी पढ़े। यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि आजकल पाठकों की संख्या बड़ी कम हो रही है, लोग पढ़ नहीं रहे हैं। और ये चिंता तो न जाने कितने सारे लोग कितने सारे मंचों से बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले ये काम होना चाहिए कि किसी भी भाषा के कवि, लेखक, समीक्षक, चाहे जो भी हो, निबंधकार हो, उसने दूसरे किसी निबंधकार को, दूसरे किसी लेखक को पहले पढ़ना चाहिए, उसके बारे में कुछ बोलना भी चाहिए। हुआ यह है, आज तक ये भी एक देखा जा सकता है कि किसी भी भाषा में, मैं बात सिर्फ हिंदी की ही कर रहा हूं ऐसा नहीं है, एक गुटबाजी होती है। तो चाहे वो समीक्षा के क्षेत्र में, समीक्षा के रूप में देखा जाए, विधा के रूप में, कविता के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। तो ये गुटबाजी न करते हुए ये भी देखना चाहिए कि दूसरा कवि, दूसरा लेखक क्या लिख रहा है। ठीक उसी तरह से हम बात करते हैं अपनी भाषाओं की, हम बात करते हैं हिंदी को आगे बढ़ाने की, और हमारी जिज्ञासा क्या होती है कि स्पेनिश में, फ्रेंच में कौन सा कवि क्या लिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले यह सोचना चाहिए कि भारतीय भाषा में तमिल में कौन सा कवि क्या लिख रहा है, मलयालम में कौन सा कवि क्या लिख रहा है, राजस्थानी में कौन सा लेखक जो आगे आया है। तो एक भारतीय के रूप में पहले यह सोचना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से अपने ही देश में, अपने ही घर के लोग, अपने ही घर के लेखक क्या सोचते हैं, और तब जाकर जो अखंड भारत की जो हम बात करते हैं और एक सूत्रता की जो बात करते हैं, तो वह साकार अपने आप हो जाती है। क्योंकि राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रीयता और भारतीयता अलग कुछ नहीं है। जी बस वह हमें ही इन्हें सारी चीजें ढूंढने की जरूरत है। वही बात अनुवाद के संबंध में भी लागू होती है। मैं क्यों फ्रेंच के या स्पेनिश की या डच की बात पहले करूं? मैं पहले इस बात का अनुवाद मुझे करना चाहिए कि गुजराती में क्या लिखा गया है कि जिसका मैं हिंदी अनुवाद कर सकता हूँ, मराठी में क्या लिखा गया है जिसका मैं हिंदी अनुवाद कर सकता हूँ, हिंदी में क्या लिखा गया है जिसका मैं मराठी में अनुवाद करूँ। तो मुझे लगता है कि जो एक दूसरे को जोड़ने की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरों को जोड़ने की बात करती हैं। और मैं आपको बताते हुए मुझे विशेष खुशी है इस बात की कि विश्व हिंदी परिषद ने कहीं ना कहीं यह कदम उठाया है कि हम लोग जिस प्रकार से एक धारणा को लेकर चल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई हिंदी विद्वान ही विश्व हिंदी परिषद के माध्यम से जुड़े, वो भारतीय किसी भी भाषा का विद्वान हो सकता है, उसके माध्यम से हम उसे जोड़ सकते हैं और आगे निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को साकार कर सकते हैं। ये मेरी अपनी धारणा है। जी जी जी। डॉक्टर कुंदे जी, आपके साथ ये बातचीत बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। आपने हिंदी साहित्य भाषा के विकास और डिजिटल युग की संभावनाओं पर जो विचार साझा किए, वे न सिर्फ साहित्य प्रेमियों बल्कि नए लेखकों और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा और साहित्य का भविष्य उज्जवल रहेगा और आपका योगदान इसे और समृद्ध करेगा। दर्शकों, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें जल्दी आपके लिए और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक इंटरव्यू लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति हार्दिक आभार।